मुंबई के बांद्रा परिसर में इस समय जो है बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर गरीब नगर परिसर में। ये रेलवे की ज़मीन पर पिछले कई वर्षों से जो है अवैध निर्माण जो है वो किए गए थे, उन्हें तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जो करीब आने वाले 2 दिनों तक चलेगी। करीब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 500 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण वाले झोपड़े हैं उन्हें तोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आरपीएफ, मुंबई पुलिस और जीआरपी के ऐसे 1000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ रेलवे, पश्चिम रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तोड़क कार्रवाई पर निगरानी जो है वो बनाए रखे हैं। ये तोड़क कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो की जा रही है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम बीते 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बढ़े हैं। आपको बता दें कि लगातार ये देखा जा रहा है कि सोना चांदी, दूध, सीएनजी और अब पेट्रोल डीजल, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो आम जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। हम इस समय जम्मू के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सीधा असर पड़ा है आम जनता की जेब पर, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर 2 बार जब दाम बढ़े हैं तो जनता जो है वो महंगाई की बड़ी मार उस पर पड़ी है। आपको बता दें कि आगे जो जानकार है वो ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा हो सकता है। और पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें, 2 बार जो है पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। आज सुबह से पेट्रोल के दाम 87 पैसे, जबकि डीजल के दाम 91 पैसे बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम अब जो दिल्ली की बात करें तो 98 रुपये 68 पैसे तक पहुंच गए हैं, जबकि डीजल के दाम 91 रुपये को क्रॉस कर गए हैं। और अभी 2 दिन पहले भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे 3-3 रुपये। और इसके अलावा सीएनजी के दाम भी अगर बात करें तो पिछले 3 दिन में 2 बार बढ़ाए जा चुके हैं। एक बार 2 रुपये प्रति किलो, एक बार 1 रुपये प्रति किलो। इसी तरीके से तमाम चीज़ों के जो दाम है, क्योंकि अब धीरे धीरे ये असर दूसरी चीज़ों में भी नज़र आएगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इनमें ज़्यादातर खासकर डीजल और सीएनजी की बात करें तो माल ढुलाई वाली जो गाड़ियां हैं, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो इसी ईंधन का उपयोग करती है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इनके रेट भी, क्योंकि किराए की बढ़ोतरी के लिए पहले ही वो जो है हड़ताल पर जाने की चर्चा है ऑटो वालों की, तो आने वाले दिनों में ये जो जेब पर बोझ है ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका असर पटना में भी साफ तौर पर दिखने लगा है। पटना में अब पेट्रोल की कीमत जो पहले 108 रुपये थी, अब वो बढ़कर यहाँ पर पेट्रोल की कीमत करीब 90 पैसे बढ़ने के बाद 109 रुपये 57 पैसे हो गई है प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत अब 95 रुपये 55 पैसे हो गई, जो पहले 94 रुपये थी। तो लगातार कीमतों में इजाफा का असर देखने को मिल रहा है और इसका खास नतीजा ये निकला है कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप के द्वारा कैपिंग भी शुरू कर दी गई है, यानी कि बाइक पर 200 रुपये से ज़्यादा नहीं और 4 व्हीलर पर 1000 रुपये से ज़्यादा का तेल नहीं दिया जा रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं हालांकि दूसरी तरफ ऑटो संघ भी ने बैठक की है और सरकार को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है और किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिला प्रशासन से उनकी बैठक चल रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में मुंबई के लोगों को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तेल की कीमतों के बाद अब खाने पीने की चीज़ भी महंगी हो चुकी है। मुंबई के प्रसिद्ध वड़ा पाव से लेकर सैंडविच तक के लिए लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों के अंदर देश में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया गया। इसके साथ ही कुछ ही दिन पहले देश में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ था, जिससे लोग समझ भी नहीं पाए थे कि अब सुबह के नाश्ते का सबसे ज़रूरी हिस्सा यानी कि ब्रेड भी महंगा हो गया। मुंबई समेत कई बड़े शहरों में ब्रेड के पैकेट पर 5 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक नामी ब्रेड की कंपनी ने 16 मई से अपनी नई कीमतों को लागू भी कर दिया है, जो हाल ही के वर्षों में सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है। बाजार के जानकारों का कहना है कि दूसरे ब्रांड भी जल्दी अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर लोग अपने दिन की शुरुआत ब्रेड, पाव और सैंडविच आदि से करते हैं और अब मुंबई में लोगों को सुबह के नाश्ते के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।
खासकर कामकाजी वर्ग, रोजाना दफ्तर जाने वाले लोग, मजदूर और छात्राएं रोजाना सुबह के नाश्ते के लिए वड़ा पाव, मिसल पाव, वेजिटेबल पाव और सैंडविच पर निर्भर रहते हैं और खाते हैं। इस बढ़ती कीमतों का असर सीधा लोगों के जेब पर पड़ रहा है। लोगों के रोजाना के खर्च में भी काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन दिलीप अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। दवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी के खिलाफ आज रात करीब 12 बजे से कल रात 12 बजे तक बिहार की तमाम जिलों में सभी करीब 40,000 दवा दुकानें 24 घंटों तक के लिए बंद रहेंगी। दरअसल बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने इसको लेकर ऐलान किया है। डोर टू डोर दवा सप्लाई को लेकर जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है उसमें नकली और जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उसकी सप्लाई भी हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने एक कदम उठाया है और सरकार से मांग की है कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाई जाए और इसी को लेकर 24 घंटा तक बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर करीब 40,000 दवा दुकानें बंद रहेंगी। बिहार के गोविंद मित्रा रोड स्थित दवा की मंडी में कल सन्नाटा पसरा रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी मंडी है बिहार की, जहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे करोड़ों रुपए के दवाओं का कारोबार होता है। लेकिन कल यहाँ पे मंदी छाई रहेगी, यहाँ पे दुकानें बंद रहेंगी और इनकी सबसे बड़ी डिमांड है कि दवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी की जो व्यवस्था है उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि इसमें नकली दवाइयों की खेप ज़्यादा होगी और वही लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी दवाओं की हो। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, योगी मंत्रिमंडल में प्रमोशन के बाद पहली बार मेरठ पहुंचे मंत्री सोमेन तोमर। नहीं किया सरकारी गाड़ियों के काफिले का इस्तेमाल, कार्यकर्ताओं के साथ कई किलोमीटर तक पैदल भी चले। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने सोमेन तोमर पहली बार मेरठ पहुंचे। खास बात ये रही कि मंत्री सरकारी गाड़ियों के काफिले से नहीं बल्कि नमो भारत ट्रेन से मेरठ पहुंचे। यही नहीं, स्टेशन से सोमेन तोमर किसी गाड़ी काफिले से नहीं बल्कि पैदल ही कई किलोमीटर तक तपती गर्मी में कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही चल पड़े। यात्रा के दौरान कई जगहों पर मंत्री का स्वागत हुआ। इस दौरान नारेबाजी और पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ता भी साथ चलते नजर आए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपील के बाद कई नेताओं ने अपने काफिले में कटौती भी की है और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के कथित पासपोर्ट विवाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से घंटों पूछताछ हुई। अब कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी समन जारी किया गया है और 23 मई को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। असम में कथित पासपोर्ट विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 23 मई को गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूया शर्मा से जुड़े कथित पासपोर्ट विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से मामले के सभी पहलुओं का सार्वजनिक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से देख रही है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कथित तौर पर इस मामले में सुरजेवाला का नाम लिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की कड़ियों को गहराई से खंगालना शुरू किया। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि सीएम शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों यूएई, एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट हैं। इसके बाद ही बवाल खड़ा हो गया। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरसपुरा सेक्टर में और यहाँ पर आप देखिए जो तांगे हैं वो सड़कों पर साफ तौर पर आपको उतरते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो लोकल हैं वो भी तांगे की सफारी कर रहे हैं और जो टूरिस्ट हैं वो भी जो है तांगे पर सफर कर रहे हैं। हाँ। आप लोग तांगा चला रहे हैं। हाँ। अब अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। जरूर तांगे की सवारी बेटा बहुत अच्छी है। पहले यही चलता है, महाराजा के बारे में चलता, गाड़ी जब भी आई है। तो आप देखिए कि लोग जो हैं प्राथमिकता दे रहे हैं तांगे को और यहाँ पर आपको बता दें कि कई सालों के बाद तांगे जो हैं फिर से जम्मू की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। साहब बता रहे हैं कि वो भी खुश है क्योंकि उनका जो रोजगार है उसमें भी अब बढ़ोतरी हो गई है। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरसपुरा सेक्टर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। रायबरेली में दाखिल होते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले चुरुआ के हनुमान मंदिर में
हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और उसके बाद सीधे ठकुराइन खेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का ढांचा इस तरह से बदल दिया है कि आने वाले दिनों में देश आर्थिक संकट को झेल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इसका सीधा असर युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा, जबकि बड़े उद्योगपतियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार ठोस कदम उठाने की जगह लोगों को विदेश यात्रा से बचने की सलाह दे रही है, जबकि प्रधानमंत्री खुद लगातार विदेशों का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी आज रायबरेली में महिलाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लालगंज में आयोजित किया गया है। इस संवाद के जरिए राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल की हकीकत से भी महिलाओं को अवगत कराएंगे। राहुल गांधी रायबरेली के साथ कल अमेठी का भी दौरा करेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी की महज 10 दिन सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही टीएमसी पार्टी पे शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जगह जगह टीएमसी पार्टी के ऑफिस से आधार कार्ड बरामद किए जा रहे हैं, तो वहीं पे जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबियों पे एक्शन शुरू हो चुका है। यानी खुद ही अभिषेक बनर्जी के जो हरीश मुखर्जी जो रोड उनका मकान है और कालीघाट में 2 मकान जो है उस पे यहाँ पे कोलकाता कारपोरेशन की तरफ से एक नोटिस चिपकाया गया। हालांकि नोटिस को यहाँ पे फाड़ दिया गया है और साफ तौर पे अब इस बात का कोलकाता यहाँ पे कारपोरेशन की तरफ से जो नोटिस दिया गया है कि जो अभिषेक बनर्जी की जो बिल्डिंग बनी है, क्या प्लान के तहत जो उसमें कोई अवैध निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जानकारी उन्हें देने के लिए कहा गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। बंगाल में जितने अवैध बिल्डिंग बनी हुई है उस पे बुलडोजर चल रही है। सड़कों पे जो अवैध तरीके से जिन्होंने कब्जा कर रखा है उस पे भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से कहते थे कि आने के बाद बीजेपी सरकार के बाद भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, तो अब अवैध तरीके से जो बिल्डिंगें बनी हुई है और उन पे कार्रवाई शुरू हो चुका है और अभिषेक बनर्जी के भी घर पे नोटिस को भी चिपकाया गया है। यानी अभिषेक बनर्जी को इसका जवाब देना होगा कि उनकी जो बिल्डिंग है किस हिस्से पे अवैध तरीके से जो निर्माण है या जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई है उसका नक्शा सही है या गलत है। इसकी बात जानकारी कोलकाता कारपोरेशन को देना होगा। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की आज अध्यक्षता की, जिसमें कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और जो नक्सल प्रभावित पूरा इलाका था उसकी विशेष समीक्षा की गई है, क्योंकि जो 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त करार देने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सल की क्या स्थिति है उसकी समीक्षा भी की गई। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस बैठक की मेजबानी की। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में राज्यों के आपसी मामलों का समाधान करने, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समय, औद्योगिक विकास और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी इलाके पूरी तरीके से नक्सलवाद थे, अब वहाँ पे नक्सल खत्म हो गया, तो विकास का रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इस पर एक बृहद रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार का ऐसा दावा है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर संसद की अस्थाई समिति भी सख्त है। संसद की अस्थाई समिति, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है, उसने 21 मई को एनटीए प्रमुख और शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों को तलब किया है और उनसे ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर नीट का पेपर बार बार लीक कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि समिति यह भी देखेगी कि के राधाकृष्णन समिति की सिफारिश से लागू हुई है या नहीं और पेपर लीक मामले की जांच कहां तक पहुंची है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने शिक्षा सचिव बुलाया है और एनटीए के अधिकारियों को भी बुलाया है। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को हुई थी, लेकिन अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया। करीब 22-23 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और अब शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि दोबारा 21 जून को परीक्षा होगी और अगले साल से परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित होगी। और जाहिर तौर पे 21 मई को एनटीए के चीफ और शिक्षा मंत्रालय दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली
कमेटी के सामने क्या जवाब देता है और आगे से इस तरह की परीक्षा लीक न हो, इसके लिए सरकार और एनटीए क्या व्यवस्था कर रही है, इस बारे में उसी दिन जानकारी सामने आ पाएगी जब दिग्विजय सिंह के सामने एनटीए के अधिकारी और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी बताएंगे कि उन्होंने अभी तक क्या क्या कड़े कदम उठाए हैं और नीट पेपर लीक मामला जो है उसकी जांच कहां तक पहुंची है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वियतनाम दौरा, एक बड़ा रक्षा डील होने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने इस दौरे का एकमात्र मकसद भविष्य के युद्ध के लिए खुद को मजबूत करने को लेकर के है। हिंद महासागर में भारतीय सेना को मजबूत करने से लेकर मित्र देशों के साथ साझा तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोलना है। सेना सूत्रों ने न्यूज़ 24 को बताया कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील होने की संभावना है। मिडिल ईस्ट में चल रहे बधाई को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकमात्र टारगेट ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बेचने को लेकर के है, क्योंकि इस डील पर पिछले 7 सालों से दोनों देशों के रक्षा मंत्री में बातचीत चल रही है। वियतनाम भी भारत यह आशा रखता है कि समुद्री ताकत में उसके देश को भारत से ज्यादा मजबूती मिले। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह के वियतनाम के इस दौरे को बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की डील अंतिम चरण पर है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 5800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अगर यह डील हो गया तो फिलीपींस, इंडोनेशिया के बाद वियतनाम ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन जाएगा। आपको बता दें कि फिलीपींस ने साल 2022 में $375 मिलियन की डील की थी, वहीं इंडोनेशिया ने इस साल $340 मिलियन से ज्यादा की डील को अंतिम रूप दिया है। भविष्य के युद्ध को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर से बने अपने हथियार को विदेशों में ज्यादा बेचने चाहते हैं। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।